तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का स्वागत है स्टडी ड्रीम परिवार में। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। आज हम एक नया सेशन यहां पर लेके आपके सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये सेशन ज़रूर कामयाब होंगे हम, और काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पे होंगे। हर पर्सन में जहाँ पे डाउट होगा उसको हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करनी है, स्पेशल नोट्स प्राप्त करने हैं, तो इस ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी है, बेस्ट नोट्स पीडीएफ है, क्लास वाइज पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, थ्योरी जो बुक है वो भी है। सारा कंटेंट एक साथ आपको मिलता है, मोटर व्हीकल एक्ट का, टेक्निकल का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न क्या है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कलर में रेड कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। तो आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर, बता दें कमेंट सेक्शन में। और पीछे के जो सेशन आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या आप जो है चैनल पे जाके जो है आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लेना। गजब के सेशन है। बिना बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना अपराध के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। धारा 185 के तहत अपराध माना जाएगा। धारा 185 जो है साथियों, आप सभी को पता है, यहाँ पर शराब से संबंधित है। किससे संबंधित है? शराब से संबंधित है। तो बात बीमा की हो रही है तो गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? गलत पूछा है। आप वाहन का प्रयोग कानून से नहीं कर सकते, ठीक है, आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। धारा 146 के तहत सभी वाहनों के लिए बीमा आवश्यक होगा, ये भी ठीक है। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। प्रश्न 2 है, आपके सामने एक ऐसा संकेत बना हुआ है जिसका मतलब है कि आप चौराहे से पहले अपने वाहन को स्टॉप रेखा से पहले रोक लेंगे, तो वह संकेत निम्न में से कौन सा हो सकता है? कितना गजब का प्रश्न है। मतलब ऐसा संकेत है जो आपको वाहन को स्टॉप रेखा से पहले रोक लेंगे, ऐसा संकेत कर रहा है। स्टॉप संकेत, पीली बत्ती संकेत, लाल बत्ती संकेत, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि चौराहे से पहले आपने ऐसा संकेत, तो ये पीला भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, स्टॉप संकेत है तो भी है। तो इन सभी संकेतों को आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, एक त्रिभुज में साइकिल बनी हुई है, वह संकेत कर रही है कि एक त्रिभुज में जब संकेत होता है ना, त्रिभुज में साइकिल बनी होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? एक देखो गोल आकृति है और इसमें साइकिल बनी हुई है, और ये रेड सर्कल है, ठीक है, और ये भी रेड है, ये तो रेड होता ही है, ठीक है। एक और आपके यहां पर होगा जो कि गोल आकृति में होगा, इसमें भी साइकिल होगी, और ये ब्लू में होगा। अब तीनों में फर्क क्या है? ये आपका जो रेड वाला है ये क्रॉस होगा, मतलब कि साइकिल निषेध है। ब्लू वाला मतलब कि अनिवार्य, कंपलसरी होगा, आप साइकिल यूज यहां पर आप चला सकते हैं। त्रिभुज वाला साइकिल लेन का कहेगा। तो यहां पर साइकिल बनी हुई है, वो संकेत कर रही है। त्रिभुज वाला क्या करता है? अनिवार्य साइकिल लेन नहीं होगा, केवल यहां पर लेन नहीं होगा भाई, यहां पर लेन नहीं होगा, साइकिल क्रॉसिंग होगा। क्या होगा? त्रिभुज में होता है तो वो साइकिल क्रॉसिंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 साइकिल क्रॉसिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो साइकिल के भी 3 संकेत है, तीनों में कितना डिफरेंस है। प्रश्न 4, आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, सामने एक चौराहा आ रहा है, इस चौराहे पर कौन सा संकेत नहीं होगा? चौराहे पर कौन सा संकेत नहीं होगा? स्टॉप संकेत होता है, गिव वे संकेत होता है, साइकिल क्रॉसिंग ये भी होता है, हेयरपिन बेंड ये चौराहे पर नहीं होता, ये मोड़ में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। कितना शानदार प्रश्न है। एक संकेत आपके सामने दिया गया है, यह संकेत क्या दर्शाता है? देखो, आगे से चौड़ा, बीच में से संकड़ा, फिर से चौड़ा, मतलब आगे संकड़ा क्या है? संकड़ा पुल है, संकीर्ण पुल, नैरो ब्रिज अंग्रेजी में कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, यह संकेत क्या दर्शा रहा है? एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, गोल आकृति, एक को काटना, मतलब कि 2 में से एक को काटा तो एक बचा, तो एक तरफा रास्ता, वन वे इनको कह सकते हैं। इसको एक दिशा में यान प्रतिषेध भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो दिशाएं, एक को प्रतिषेध किया गया है। आदेशात्मक संकेतों का सामान्यतः साइज घेरे का व्यास होता है। आदेशात्मक जो साइन होते हैं, सामान्यतः साइन पूछा है तो 60 सेंटीमीटर होता है, या 600 mm, दोनों में से कुछ भी कह दे। इससे भी छोटा करना हो तो यहाँ पे 40 mm का हो जाएगा, या 400 mm का हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ बड़ा करना है तो 900 mm का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न 8, वह संकेत जिसके पालन नहीं करने पर जुर्माना भरने का प्रावधान है। IRC इंडियन रोड कांग्रेस, इसके द्वारा जो संकेत है वो 3 है, कंपल्सरी, वार्निंग साइन और
इन्फॉर्मेटिव, 3 प्रकार के साइन है। जो ये कंपल्सरी साइन है, आदेशात्मक जो संकेत होते हैं, जिन्हें हम अधिदेशात्मक संकेत भी बोलते हैं, इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। धारा 177 है ना, धारा 116, धारा 119, ये जो धाराएं हैं ये रोड संकेतों का पालन करना यहां पर कंपल्सरी बताती है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहां पर लाल बॉर्डर के साथ सफेद पृष्ठभूमि हो और लाल विकर्ण हो तो ऐसे संकेत क्या निर्देश करते हैं? आप सभी को पता है कि एक भी यहां पे लाल बॉर्डर हो, ये है लाल बॉर्डर और सफेद पृष्ठभूमि है, विकीर्ण हो लाल, तो इस प्रकार का अब इसमें कुछ भी संकेत बना दो, चाहे अब आप संकेत कुछ भी बना दो, ये संकेत दिए गए कार्य को नहीं करने के समय में बताता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए कार्य को नहीं करना है, जैसे हॉर्न दिया गया, इसमें हॉर्न का संकेत है तो हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया संकेत क्या निर्देश कर रहा है? तो यहां पर स्टॉप का संकेत है, तो ये सभी भारी वाहनों को रोकना और ठहरना मना होता है। स्टॉप है, स्टॉप को क्रॉस किया गया है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। ठीक है, इस संकेत के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इस संकेत का एक भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है, वहां पर इस प्रश्न का जवाब डी माना गया है, लेकिन एक्चुअल में तो जो स्टॉप का संकेत होगा, माना कि स्टॉप का संकेत है, अब इसको क्रॉस किया गया है, तो भाई ये सभी वाहनों के लिए होगा, भाई सभी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, गलत होगा। सभी वाहन प्रतिबंधित है, प्रतिबंध नहीं है, गलत है। सभी भारी वाहन आ सकते हैं, गलत है। फिर यहाँ पे देखो बच्चा कौन सा, सभी भारी वाहनों को रोकना और ठहरना मना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल प्रदूषण के संबंध में प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। एक प्राथमिक प्रदूषक होता है, एक सेकेंडरी प्रदूषक होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है, और ये 3 क्या है यहाँ पे प्राइमरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में वाहनों में बैटरी को चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तमान की बात है, आप सभी को पता होगा, हिंदी का नाम है प्रत्यावर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। डायनमो है, ये ओल्ड व्हीकल में होता था, ये न्यू व्हीकल में होता है। जो आपका यहाँ दोबारा बता दूं मैं, अल्टरनेटर है वो लो एंड हाई दोनों स्पीड में बैटरी को चार्ज करता है। डायनमो केवल यहाँ पे हाई स्पीड में करता है, तो इसलिए डायनमो को हमने टाटा बाय बाय कर दिया, और प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर को यहाँ पर हमने गोद में बैठा लिया कि तू आजा, तू काम अच्छा कर रहा है। वाहन परमिट के बारे में विशेष परमिट का उल्लेख किस धारा में किया गया है? विशेष परमिट होता है उसका उल्लेख धारा 88 में किया गया है, और जो अस्थायी परमिट है यहाँ पे टेम्परेरी परमिट यानी कि अस्थायी परमिट का उल्लेख धारा 87 में किया गया है। ये विशेष परमिट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अस्थायी परमिट 1 से 4 माह के लिए दिया जाता है, विशेष परमिट 4 से 12 माह के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना भाई ऐसा तो नहीं है कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है और गुरुजी बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ इस सेशन से आपको कितनी मदद मिल रही है, उसके बारे में बताओ। निम्न में से निषेधात्मक संकेत किसमें बना होता है? निषेध जो संकेत होते हैं जिसमें मनाही का होता है, तो आप सभी को पता है गोल आकृति में होते हैं, क्रॉस भी होता है, तो गोल आकृति यहाँ पे जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं चल रहे हो जहां पर फुटपाथ बना हुआ है, तो आपको सड़क की साइड में चलना चाहिए। फुटपाथ बना हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। फुटपाथ बना हुआ नहीं होता है तो राइट में चलते हैं, है ना। तो याद रखना थोड़ा सा इसके बारे में। आपके पास एक पर्यटक वाहन मोटर टैक्सी है, उसे कितने पुराने होने तक पर्यटक परमिट दिया जा सकता है? वाहन मोटर टैक्सी है तो परमिट देने की बात है, तो कितने साल तक आपको ये दिया जा सकता है? तो अगर मोटर टैक्सी है, परमिट चाहिए पर्यटक परमिट, तो यहाँ पर 9 साल तक दिया जा सकता है। इसके अलावा अदर व्हीकल कोई होता है, अदर व्हीकल, तो यहाँ पर 8 वर्ष ही इसमें होता है। ठीक है, तो इसके ये मोटर टैक्सी के मामले में 9 वर्ष है, अदर व्हीकल में 8 वर्ष है। नए निजी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए जारी किया जाता है? निजी यानी कि यहाँ पर बात हुई है प्राइवेट व्हीकल की। प्राइवेट व्हीकल के लिए हमेशा 15 साल के लिए फिटनेस दिया जाता है। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 2 + 2 + 2 + 2 8 वर्ष तक तो 2 उसके बाद में 1 + 1 + 1 + 1 इस टाइप से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं फिटनेस से संबंधित जो फॉरम पूछ लिया आपको, तो फॉरम फिटनेस का है 38 नंबर। धारा पूछे, धारा 56 है ना, तो याद रखना भाई। प्रश्न संख्या 18 है, फास्टैग के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। ट्रैक्टर के लिए भूरा रंग, प्राइवेट वाहन बैंगनी रंग, 2 एक्सल हरा रंग, 7 एक्सल नीला रंग। आप सभी को पता है ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर को यहाँ पर फास्टैग से छूट दी गई है। एक तो 2 पहिया वाहन,
3 पहिया वाहन और ट्रैक्टर, इन 3 वाहनों को यहाँ पर फास्टैग से छूट दी गई है। प्राइवेट व्हीकल होंगे उनका यहाँ पर बैंगनी रंग का यहाँ पर फास्टैग होगा, ठीक है, और इसको एम कैटेगरी में रखा गया है। कॉमर्शियल व्हीकल होंगे इनका जो है कैटेगरी के अनुसार होगा और यहाँ पर एन श्रेणी इनको दी गई है। फास्टैग है वो एक तो एम और एक एन, 2 कैटेगरी में यहाँ पे मतलब कि जारी किए जाते हैं। एम कैटेगरी में प्राइवेट व्हीकल हैं जिनको यहाँ पर आप 4 पहिए वाले वाहन जिनमें सवारी ढोते हैं, मतलब प्राइवेट व्हीकल ओनली। तो यहाँ पर पर्सन संख्या आपके 19 है। हल्के मोटर वाहन के मामले में कितने वर्ष उम्र के बाद मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत होती है? हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस के मामले में, डीएल की बात है भाई, डीएल की बात है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अगर एलएमवी लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको यहां पर 40 साल से कम उम्र है तो यहां पर फॉर्म 1 भरना पड़ता है, फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। लेकिन आपकी उम्र अगर 40 प्लस हो गई है तो फॉर्म संख्या 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र डॉक्टर से बनवा के देना पड़ेगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है। आप सभी को पता है कि यार नया आदमी होगा तो नया आदमी, आपको पता नया खून है, नया जोश है, एकदम फिट है, तो वो बीमार नहीं होता, रिस्क नहीं होती, तो उसको खुद को कहते हैं भी तू बता दे तू स्वस्थ है क्या, क्या ठीक है, तो फॉर्म 1 भर दे। अगर 40 से ऊपर आप आ गए हैं तो मतलब आप अधेड़ आदमी आ गए हैं, आपकी आधी उम्र निकल चुकी है, अब आप स्वस्थ नहीं है, मोटे तकड़े हैं, चमड़ी मोटी हो चुकी है, खाना भी हजम नहीं होता आराम से, तो इस टाइप से समस्या आती है, तो उसको एक अस्वस्थ आदमी मान के हुए उससे मेडिकल सर्टिफिकेट है यहाँ पे बनवाते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट है फॉर्म संख्या 1A में होता है। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि भाई मेडिकल प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता एलएमवी के मामले में 40 साल के बाद में होती है। समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझे नहीं समझे ये बताओ आप। एक ऐसा वाहन जिसका निर्माण 6 से अधिक यात्री को ढोने के लिए किया गया है, जिसमें सभी यात्री अपना अलग अलग किराया देते हैं, तो वाहन हो सकता है, आप सभी को पता है ऐसा वाहन है वो स्टेज कैरिज होता है। पब्लिक सर्विस वाहन, इसमें 6 यादला नहीं है, लोक परिवहन बस, ट्रांसपोर्ट वाहन, स्टेज कैरिज जो होते हैं ना, इसको हिंदी में मंजिली गाड़ी भी कहते हैं। ये अंग्रेजी का नाम है स्टेज, लेकिन हिंदी में मंजिली गाड़ी कहते हैं। अपना अपना किराया अलग अलग देते हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन में बसें जो काम में आती है ना, बसों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 6 से अधिक यात्री इसमें बैठ सकते हैं, अपना अपना किराया देते हैं। ई रिक्शा के लिए मोटर वाहन अधिनियम में कितनी वाट की क्षमता निर्धारित की गई है? ई रिक्शा के लिए जो वोट W लिमिट दी गई है ना, वो 4000 वोट की दी गई है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्सन संख्या 22 है। अब आप एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दें कि ई रिक्शा के संबंध में, ई रिक्शा के संबंध में MVA 1988 में धारा कौन सी है जिसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ई रिक्शा के बारे में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो। देखें आप कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। परिवहन सेवा वाहन के लिए लाइसेंस हेतु कम से कम आवेदक की उम्र होनी चाहिए। परिवहन सेवा वाहन यानी कि आप ट्रांसपोर्ट में काम में ले तो 20 वर्ष आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। आप सभी को पता है 16 साल की उम्र है बिना गियर वाला वाहन या 50 सीसी से कम का वाहन होता है। 18 साल जो उम्र होती है वो यहाँ पर एलएमवी के मामले में होती है, एलएमवी व्हीकल है, और 20 साल की उम्र एचएमवी के मामले में होती है। और अगर कोई ज्वलनशील या खतरनाक आगे ज्वलनशील या खतरनाक जो माल होता है उनका परिवहन करने के लिए 21 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। लर्निंग लाइसेंस के संबंध में गलत बताना है, लर्निंग के संबंध में गलत, आवेदन फॉर्म 2 में होगा, ठीक है। ये जारी होने के 30 दिन से 160 दिन तक वैलिड होता है। 160 का क्या मतलब भाई, 180 होता है। एलएमवी के मामले में 40 साल उम्र के बाद मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। और ये पूरे भारत में वैध होता है, ये भी ठीक। यार 2 कैसे हो गए, 30 से 160, 6 महीने तक वैलिड होता है तो 180 हो जाएगा, ठीक है। और एलएमवी के मामले में 40 साल तक उम्र तक मेडिकल प्रमाण पत्र, अच्छा हाँ 40 साल की उम्र तक है भाई, है ना, मैंने पूरा पढ़ा नहीं दिया ध्यान से, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें भाई, ये ठीक है और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एलएमवी के मामले में 40 साल की उम्र तक मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, 40 के बाद आवश्यकता है, तो ये भी ठीक है और ये पूरा ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वाहन का पंजीकरण पूरे भारत में मान्य होगा, ऐसा उल्लेख किस धारा में किया गया है? पंजीकरण आरसी जो है पूरे भारत में वैलिड होगी, ऐसा उल्लेख धारा 46 में किया गया है। यही बात डीएल की कर लेते हैं, तो डीएल के बारे में ऐसा उल्लेख धारा 13 में किया गया है, ठीक है। और आरसी की बात करता हूं तो यहां पर धारा 46 में किया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आप कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दें, अवधि बतानी है आपको कि अवधि जो है डीएल की कितनी होगी, ऐसा उल्लेख किस धारा में किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताओ, देखें आपको पता है क्या, ठीक है भाई। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, ऐसा उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है ना, तो बताओ देखें तुरंत। पर्सन संख्या 25 आपके सामने है। MVA 1988 में क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि दावा न्याय अधिकरण का प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? आप सभी को पता है इसका उल्लेख है वो धारा 165 में किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम की, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, आपके पास खुद की गाड़ी है और आप एक ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दे देते हैं जिसके पास खुद का लाइसेंस नहीं है, तो अपराध की धारा और जुर्माना कितना हो सकता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में धारा 180 और 5,000 का जुर्माना देय होता है, ठीक है। तो ऐसा किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और चालक खुद के ऊपर भी जुर्माना लगता है, वो 181 में 5,000 का लगता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस तापमान पर सड़कें सबसे अधिक फिसलन भरी होती है? हिमांक के करीब, हिमांक बिंदु से ऊपर, परिवेश के तापमान के करीब, पूर्ण तापमान से ऊपर। तो यहाँ पर हिमांक के करीब अगर टेम्परेचर होता है ना, हिमांक यानी बर्फ जमने के करीब, तो यहाँ पर फिसलन है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 28, हरी बत्ती देखकर आप चौराहे पर दाहिनी ओर मुड़ने वाले हैं, अचानक आपको एक सायरन सुनाई देता है और एक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है आगे निकलने के लिए दिखती है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात, आपको रुकना चाहिए और फायर ब्रिगेड को आपसे आगे निकलने देना चाहिए। आपको एक अच्छा और शांत स्वभाव वाला, धैर्यवान और समझदार ड्राइवर बनना है, जागरूक ड्राइवर बनना है, दादागिरी नहीं करनी, पहली बात है ना। ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट में लाल बत्ती कहाँ लगाई जाती है? ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट में लाल बत्ती, ये ट्रैफिक सिग्नल है, सबसे ऊपर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन होती है। तो सबसे क्या होती है? ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऊपर 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सड़क के किनारे या किनारे के पास ठोस पीली रेखा क्या दर्शाती है? आप सभी को पता है, सड़क के किनारे या किनारे के पास ठोस पीली रेखा होती है ना, तो वो आपको नो पार्किंग एरिया को दर्शाती है। वाइट होती है, वाइट तो लिमिट को दर्शाती है कि वाइट लिमिट कहाँ तक है। और यही अगर येलो हो जाती है ना, तो येलो इसकी मतलब कि यहाँ पे नो पार्किंग या नो स्टैंडिंग के बारे में यहाँ पर बताती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर येलो और व्हाइट में अंतर करना है। येलो लाइन यहाँ पर बीच में होती है, तो आपको ओवरटेकिंग के संबंध में मना करती है, ठोस अगर येलो लाइन आ जाती है तो, है ना। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, कार पुलिंग का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? कार पुलिंग का मतलब लाभ होता है वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण में वृद्धि, गलत हो जाएगा। बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण, गलत। थर्मल प्रदूषण को कम करना, गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वायु प्रदूषण को कम करना। कार पुलिंग करेंगे तो यहाँ पर ईंधन की बचत होगी। कार पुलिंग होता क्या है? जिसे आप 2 मित्र हैं या 2 आदमी हैं, एक ही शहर से आप किसी ऑफिस में जाते हैं और दोनों अलग अलग गाड़ी लेके जाते हैं, तो दोनों गाड़ी फ्यूल जलाएगी, तो यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप अगर दोनों मिलकर एक ही गाड़ी से ऑफिस जाएं तो क्या होगा? ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी। तो यही होता है कारपूलिंग, यानी मिलकर काम में लेना, ठीक है ना। शराब पीकर यानी बोतल चूस कर गाड़ी चलाने के संदर्भ में DWI, इसका पूरा नाम क्या है? आपको यह बताना है। तो DWI का पूरा नाम बताना आपको, शराब से संबंधित है, तो इसका जो DWI का पूरा नाम है ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है और राइट आंसर हो जाएगा। DWI जो संबंधित है वो मतलब कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। प्रश्न 33, आवेदक को किस फोरम में मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किस फोरम में प्रस्तुत करना चाहिए? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखते हैं और उस ड्राइविंग सर्टिफिकेट के आधार पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो वो किस फोरम में होता है? कितना गजब का प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न के बाद में बताऊंगा। देखते हैं आप कितने अच्छे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बता के दिखाओ। देखिए आप, दुर्घटना संबंधी अपराध करने पर कौन सी धारा जुर्माने का प्रावधान किया गया है? दुर्घटना संबंधी अपराध करने पर, दुर्घटना के संबंध में अगर आप अपराध कर देते हैं, जैसे कि धारा 134 में लिखा गया है, एक ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो भागेगा नहीं, वो पीड़ित व्यक्ति की सहायता करेगा और उसको अस्पताल पहुंचाएगा, पुलिस को सूचना देगा, ये उसका कर्तव्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है और आपके ऊपर धारा 187 यह कहती है कि आप एक अपराधी हैं और आपको अपराधी मान लिया जाता है। धारा 187 लागू होती है, ठीक है, आप दुर्घटना से संबंधित अपराध करने पर। प्रश्न 35 है, चलो मैं बता देता हूँ ये ड्राइविंग वाला, ठीक है। तो यहां पर आपका फॉर्म संख्या 5 हो जाएगा। अभी फॉर्म संख्या 5 में वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्राइविंग स्कूल वाला है वो देते हैं, ठीक है। तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है ना भाई? स्पीड के बारे में बताएं, स्पीड घटाएं बढ़ाएं क्लास की। दुर्घटना संबंधी अपराध करने पर कौन सी धारा? 187 हो गया, अभी कर दिया हमने। प्रश्न 35 है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में दौड़ और मुकाबला करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है? आप सभी को पता है, अगर आप रेसिंग करते हैं तो धारा 189 लागू होती है रेसिंग करने पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंजन में 4 स्ट्रोक का सही क्रम होता है। इंजन है, कोई सा भी इंजन हो, वो अगर फ्यूल से चलता है और पावर उससे प्राप्त करनी है तो उसको 4 काम करने पड़ेंगे। उसका जो कार्य होंगे 4 होंगे। अब इन 4 कार्यों को कितनी बार में करता है? 1 टाइम में कर देता है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, वो उसके यहाँ पे स्ट्रोक कहलाएंगे।
यानी इन 4 कार्यों को करने में पिस्टन कितनी बार मूवमेंट कर रहा है ऊपर नीचे, उतना ही स्ट्रोक वाला इंजन होगा। तो कई इंजन ऐसे होते हैं जो कि इन 4 कार्यों को 2 स्ट्रोक में पूरा कर देते हैं, तो उस इंजन को 2 स्ट्रोक कहते हैं। कई इंजन होते हैं जो इन 4 कार्यों को 4 स्ट्रोक में पूरा करते हैं, तो वो इंजन 4 स्ट्रोक यहाँ पे कहलाते हैं। अब जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें सबसे पहले सक्शन होता है, पावर गलत हो जाएगा, कंप्रेस गलत हो जाएगा, सक्शन ये सही है, कंप्रेस ठीक है, पावर यहाँ एग्जॉस्ट है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर शब्द है, एक तो एस सक्शन, 2 नंबर कंप्रेशन, नंबर 3 पावर, नंबर 4 एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है वो इन 2 कामों को पहले में पूरा कर देगा और इन 2 कामों को दूसरे स्ट्रोक में पूरा कर लेगा। ठीक है, 2 स्ट्रोक में आपको ये क्रम से ही करना है, यानी पहला और दूसरा काम पहले स्ट्रोक में, तीसरा और चौथा काम दूसरे स्ट्रोक में कर लेंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। इंजन में किस नंबर का गियर ऑयल का प्रयोग करते हैं? इंजन में किस नंबर का गियर ऑयल, या पर्सन ही गलत है यार। पहली बात तो ये गियर ऑयल का पूछा है या इंजन ऑयल का पूछा है, पता नहीं। पहली बात तो ये होता है कि इंजन में किस नंबर का ऑयल, तो यहाँ गियर हटा दो, तो इंजन में ऐसे ही 40 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब भी बात करते हैं कि भी गियर ऑयल कौन सा होता है, तो गियर ऑयल में आप सभी को पता है 80W85 होता ही है ना। गियर ऑयल का पूछे तो ये पर्सन ही गलत है, पता नहीं ऐसे कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये एग्जाम रिव्यू का पर्सन है, पता नहीं, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो जाए टाइपिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभी राइट आंसर। ठीक है, एज आपके इंजन का पूछे तो इंजन में केवल इस गियर शब्द को हटा दो और यहाँ पे इंजन का जो होता है ना 15W40 या 20W40, 30W40, इन तीनों में से एक आपको मिल जाएगा। 10W40 भी हो सकता है अभी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। दिए गए विकल्पों में से आप ब्रेक की सर्विसिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच करेंगे? ब्रेक की सर्विसिंग के लिए तो ब्रेक तेल का स्तर और ब्रेक शूज की स्थिति आप चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंजन ऑयल गलत होगा, ब्रेक शूज और इंजन ऑयल स्तर, शीतलक, कूलेंट का भी ब्रेक का पूछा है ब्रेक की सर्विस में, तो फिर इंजन ऑयल का क्या काम है? प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाहन में ब्रेक के कार्य का सही वर्णन करता है? ब्रेक का कार्य, ब्रेक का काम क्या है? इसका उपयोग गति बदलने का, ब्रेक का काम नहीं है। इसका उपयोग आपात स्थिति में रुकने का, आपात में नहीं, नॉर्मल स्थिति में। इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों से जोड़ने के लिए, इंजन को, यह भी गलत है। इसका उपयोग वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। गति को कम करना, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो या नॉर्मल हो, गति को कम करना है तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेन काम है गति को कम करना, ब्रेक का इस्तेमाल है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 40, निम्न में से कौन सी गाड़ी महंगी होती है? टर्बो चार्जर वाली, सुपर चार्ज वाली, कोई फर्क नहीं है, सुपर चार्जर के साथ एयर फिल्टर वाली। तो यहाँ पर जो टर्बो चार्जर गाड़ियाँ होती है ना, इनमें थोड़ा सा फर्क रहता है और ये महंगी गाड़ियाँ होती है और इनका माइलेज भी अच्छा होता है, पावर भी ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 41 है, टर्बो चार्जर आप सभी को पता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगता है और इंजन को पावर बढ़ाने में, हवा जो प्रोवाइड करवाता है जिससे कि इंजन की पावर बढ़ती है, पावर बढ़ाने में मदद करता है। ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता होती है। ट्यूबलेस टायर की विशेषता, ये टायर हल्के मोटर वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें ट्यूब के स्थान पर सिलिकॉन की लेप या लाइनर का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। ट्यूब नहीं होती, सिलिकॉन की परत होती है। ये कम फ्लेट होकर चलते हैं, मतलब कि ये पिचकते कम है हवा कम हो जाने के बावजूद भी। तो ये सभी कथन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 42, पेट्रोल इंजन की विशेषता नहीं है। इनमें कार्बोरेटर होता है, बिल्कुल होता है। इनमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंजन में एसआई इंजन भी कहलाते हैं, एसआई स्पार्क इग्निशन, ठीक है। ये संपीड़न के सिद्धांत पर काम करते हैं, गलत है। संपीड़न के सिद्धांत पे यहाँ पे कौन सा इंजन काम करता है? डीजल इंजन काम करता है, पता है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 43, प्रोपेलर शाफ्ट के अंतिम छोर पर लगा गियर का नाम होता है। प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है इसके अंतिम छोर पर कौन सा गियर लगता है? तो इसके ऊपर पिनियन गियर लगता है। पिनियन गियर एक ऐसा गियर होता है जिसमें रोड होती है, रोड के ऊपर यहाँ पे गियर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपेलर शाफ्ट है ना, वहाँ डिफरेंशियल में जहाँ घुसती है तो वो एक पिनियन गियर के साथ में घुसती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। पिनियन गियर आपके सेल्फ स्टार्टर मोटर में भी होता है, याद रखना। सेल्फ मोटर होती है ना, इस मोटर के अंदर भी होता है, जो कि फ्लाईव्हील रिंग कड़े से जुड़ता है। प्रश्न 44 है, इंजन में अधिक ईंधन खपत हो रही है तो कारण नहीं होगा। कौन सा कारण नहीं है? इंजन ओवरहीट हो रहा है, सिलेंडर लीक है, हवा नहीं मिल रही है, वाल्व टाइमिंग सही नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है। हवा नहीं मिल रही तो भी माइलेज कम होगा, ईंधन खपत ज़्यादा होगी। सिलेंडर लीक है तो भी होगा। ओवरहीट होने से ईंधन की खपत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या है? अनुचित केम्बर, अनुचित कास्टर, अधिक हवा का दबाव, कम हवा का दबाव। टायर का एक साइड घिसता है ना, देखो कम होगा तो कम होने पर किनारे घिसेंगे, क्या होगा? किनारे घिसेंगे। अधिक होगा
तो मध्य सेंटर से घिसेगा। अनुचित कास्टर, कास्ट का संबंध है वो स्टीयरिंग से संबंधित है, ये तो कास्ट तो स्टीयरिंग से संबंधित होता है। केम्बर अगर गलत होगा ना, केम्बर गलत है तो यहाँ पर टायर का एक साइड से ज़्यादा घिसा होगा, है ना। तो आप समझे होंगे मैंने चारों के बारे में बताया। तो साथियों इस क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक बताइए यार, आप कमेंट क्यों नहीं करते। मैं बता दूं आप सभी को, ये आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे कि भी आपके ये प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हेल्पफुल है नहीं है। जो चीज़ है वो स्थिति है वो स्पष्ट कीजिए आप। इंजन के शीतलक यानी कि कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। कूलेंट का तापमान, डायोड, प्रतिरोधक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, तो इसका प्रयोग है थर्मिस्टर का किया जाता है, ठीक है। कूलेंट का टेम्परेचर थर्मिस्टर मापता है, ठीक है। डायोड है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। स्टार्टर मोटर कहाँ लगी रहती है, तो इंजन के आगे की तरफ गलत है, इंजन के पीछे की तरफ, ये ठीक है। आप सभी को पता है जो इंजन होता है ना, इंजन के नीचे ये क्रैंकशाफ्ट है, तो ये पीछे वाला पहिया है, या फिर फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर होता है, ये सेल्फ मोटर है, सेल्फ मोटर का पिनियन गियर होता है। ये दोनों आपस में क्या स्टार्ट करते समय मिलते हैं। ये मोटर जो है ना ये बैटरी से चलती है, ठीक है, और ये मोटर घूमेगी तो इस पिनियन को घुमाएगी, ये पिनियन घूमते इससे मिल जाएगा, ये घूमेगा तो ये फ्लाईव्हील घूमेगा, फ्लाईव्हील इस शाफ्ट से जुड़ी है, शाफ्ट घूमते इंजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ देखें। हाइड्रोमीटर के माध्यम से बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी गई और सामान्य से कम ग्रेविटी का मान सामने आया, तो उससे पूरा करने के लिए क्या करेंगे। आप सभी को पता है केवल अगर लेवल कम है तो वाटर लेवल कम है तो आप केवल पानी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर जो आपका हाइड्रोमीटर है वो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम बता रहा है तो इसका मतलब उसमें एसिड की कमी है, तो आपको यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालना पड़ेगा, यानी कि आपको अम्ल इसमें डालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल पानी से काम नहीं चलेगा अगर ग्रेविटी कम दिखा रहा है तो। निम्न में से गलत कथन आपको बताना है। परमिट को समाप्ति तारीख से 15 दिन पहले रिन्यू करवाया जा सकता है, ठीक है। लाइसेंस को 365 दिन बाद तक रिन्यू करवाया जा सकता है, ये भी ठीक है। बीमा को 60 दिन पहले तक रिन्यू करवाया जा सकता है, ये गलत है भाई। बीमा को केवल 30 दिन आप पहले एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं। वाहन पंजीकरण को उसकी समाप्ति से 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, आप समाप्ति से पहले ही करवा सकते हैं, 60 दिन पहले भी एडवांस में रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। स्पार्क प्लग को नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है, बैटरी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इग्निशन कोयल से, वाहन की बॉडी से। तो आप सभी को पता है जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव पॉइंट वो हमेशा बॉडी से दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि जो बैटरी होती है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम बॉडी से ही जोड़ते हैं। कहाँ से जोड़ते हैं, बॉडी से जोड़ते हैं, है ना। तो ये आपको चीज़ पता होगी, नहीं पता तो पता होनी चाहिए, क्यों नहीं है आपको पता, है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर आपको करना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। साथियों आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा सेशन यहाँ पे रहा है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो स्टडी एट होम एक ब्रांड चैनल है और आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे जो दिए गए नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच है वो यहाँ पर स्टडी एट होम ऐप जो हमारा है इसके ऊपर है। ऐप का लिंक आपको या तो प्ले स्टोर पर जाके इसको सर्च करो या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से भी आप जानकारी करके इस ऐप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन तैयारी का वादा मैं करता हूं आपसे। हर टॉपिक पर शानदार तैयारी हम करवाते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, स्पेशल नोट्स भी हैं, क्लास वाइज पीडीएफ है, क्लास वाइज ऑनलाइन वीडियो क्लास है, सारे वीडियो लेक्चर हैं, पुरानी भर्तियों के पेपर हैं, सब कुछ आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा। मोटर व्हीकल एक्ट है, टेक्निकल नॉलेज है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाएंगे। आपके एग्जाम के अच्छी तैयारी करवा देंगे और तैयारी से आपके एक नहीं 4 चांद आपके ऊपर लगाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। निश्चित सफलता के लिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि आज का जो सेशन रहा आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद रहा या टाइम कंज्यूम करने वाला रहा। जो एक्चुअल कंडीशन है वो आप मुझे शेयर करेंगे और उससे से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो नेक्स्ट सेशन और भी शानदार होगा। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।